हेलो बच्चों, मैं आपको क्लास 10th की मैथमेटिक्स में ये बताने जा रहा हूं कि बोर्ड में आप कैसे सॉल्व करें पेपर को। जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने रहे तो किस तरीके का आप अप्रोच अपनाएंगे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। और मैंने आपके लिए वैसे ही क्वेश्चंस लिए हैं जैसे कि बोर्ड में आने वाले हैं, कि छोटे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, बड़े मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो मैं आपको वो सॉल्व करके भी बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है और आपका अप्रोच क्या होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। बच्चों, दंगल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करते हैं और पूरा वीडियो इसी पर डिपेंड होगा कि आप बोर्ड के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। और जो क्वेश्चंस आएंगे वही क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रहा हूं कि बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, ये सब मैं सॉल्व करा रहा हूं। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो कह रहा है कि द एचसीएफ फॉर 2 नंबर इज 27। दो नंबर है जिनका एचसीएफ आपको दिया हुआ है। चलो ठीक है, एंड देयर एलसीएम इज 162 और उसका एलसीएम भी दिया हुआ है। ठीक है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 54 फाइंड द अदर। तो आपको पता है इतना छोटा क्वेश्चन होगा तो 1 मार्क्स का ही आएगा, लेकिन 1 मार्क्स का आएगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, ये देखना है, टेम्परामेंट यहां पे चेक करना है अपना। तो देखो, आपको एक फॉर्मूला पता है, पहले क्या दिया हुआ है वो लिख लो। एचसीएफ दिया हुआ है कितना, 27। ठीक है, एंड और क्या दिया हुआ है, एलसीएम, वो कितना दिया हुआ है, 162। ऑलराइट, सो वी हैव अ फॉर्मूला कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स is equals to HCF into LCM। बस इतना आपको पता होना चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो एक नंबर तो हमको पता ही नहीं है क्योंकि वही तो पूछ रहा है कि फाइंड द अदर। तो एक नंबर को आप x मान लो, x इंटू, और पहला नंबर कितना इन्होंने दे रखा है, दूसरा 54 इज इक्वल्स टू HCF, वो दे रखा है इन्होंने कितना, 27 दे रखा है। ऑलराइट, और एलसीएम कितना है, 162। आसान है। अब देखो 54 है तो 27 2 जा 54 और 2 को इधर ले आके डिवाइड कर दो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। तो पहला जो नंबर होगा 1 मार्क्स का होगा और वो कितना आएगा, 81 आएगा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा क्वेश्चन का तरीका बदल दिया है। तो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर बोर्ड्स में ऐसे 1 मार्क का क्वेश्चन आपको दिखाई दे दे तो आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो कैसे लिखा है, गिवन दैट एचसीएफ, ये 2 नंबर्स दिए हुए हैं, इनका जो एचसीएफ है वो कितना है, 11 है। ये 2 नंबर्स दिए हुए, ठीक है ना। फिर कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज 2 नंबर्स। उन्हीं 2 नंबर्स का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। तो अभी भी तरीका तो वही, फॉर्मूला एक ही है। तो पहले देखो लिख लो क्या क्या दिया हुआ है। एचसीएफ दिया हुआ है कितना, 11। ठीक है, क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, फिर नंबर्स दे रखे हैं। पहला नंबर कितना दे रखा है, 275 और दूसरा नंबर कितना दे रखा है, 308। तो आपको फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला, कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्लियर है। तो 2 नंबर्स आपके कौन कौन से हैं, 275 308। तो 275 इंटू 308। ठीक है, एलसीएम आपसे पूछ रहा है तो एलसीएम रहने दो यहाँ पे, एलसीएम या इसको कुछ x y मान सकते हो। और एचसीएफ कितना है आपका, 11। ऑलराइट, अब 11 को इधर लाके डिवाइड कर दो। 11 से किसी को भी डिवाइड करो जो देखो डिवाइड हो रहा है। तो 11 2 जा 22, 5 बचा, ये कट जाएगा 11 से। तो 11 2 जा 22, 5 11 5 जा 55। अब फिर 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एलसीएम इक्वल्स हो जाएगा 25 8 200, 25 0 0 कितना था, सॉरी 25 8 जा, हाँ कितना हो गया, 200। कैरी कितना गया, 20। फिर 25 0 जा 0 और वो 20, तो 20 का 0 लिखेंगे, 2 कैरी जाएगा, 25 3 जा 75 और 2 कितना आएगा, 7700। इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले चैप्टर से एक क्वेश्चन और करते हैं जो 1 मार्क्स का आता है। ठीक है, कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड किए इसको शो दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर, इस रैशनल नंबर को शो करिए कि इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये जो आएगा वो क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो बच्चों अगर आपको बात याद हो, अगर आपको थ्योरम याद हो जो पहले एक्सरसाइज पहले चैप्टर में है, उसमें ये बताता है कि अगर कोई भी चीज टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग का मतलब डिवाइड हो जाएगा, पॉइंट या कहीं भी एक जगह जाके वो कट जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, उसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो टर्मिनेटिंग का केस यही था कि अगर किसी भी चीज के डिनोमिनेटर में 2 के पावर m और 5 के पावर n
2 और 5 ही हो तब वो क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो यार देखो साफ साफ 2 और 5 तो है, लेकिन इन्होंने कहा ये नहीं बताओ कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, इसको शो करिए कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो देखो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, जैसे 31/2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब है, क्यों ना इसको भी 2 का क्यूब में बना दिया जाए। रीजन क्या है मैं बताता हूं। तो 2 का क्यूब बनाने के लिए आप सिंपल सा एक काम करो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो अब ये बन जाएगा 31/2 62 अपॉन ये हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। क्लियर है? चलो अब देखो इसको आप लिख सकते हो 62 अपॉन क्या किया, मैं समझ में आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आने के 100% चांसेस है, तो 100% चांसेस है तो इसको समझो कि टर्मिनेटिंग आपको बताना नहीं है, टर्मिनेटिंग आपको शो करना है। तो शो कैसे करोगे कि जो डिनोमिनेटर है उसका पावर सेम कर दो। पावर सेम करने से क्या होगा कि इसको आप सिंपल सा 10 की पावर 3 लिख सकते हो। ये फायदा समझ में आ नहीं आ रहा? अरे 2 × 5 2 × 5 2 × 5 कितना हुआ, 10 की पावर 3। और जब बेस मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस में क्या, बेस अगर दिया हो तो पावर क्या हो जाता है, दोनों का मल्टीप्लाई करके पावर को एज इट इज लिख देते हैं जब पावर सेम होता। तो सिंपल सा आप इसको लिख सकते हो 2 × 5 के पावर 3, तो ये हो जाएगा 62 अपॉन 10 का पावर 3। अब जब 10 के पावर 3 हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि 62 अपॉन 1 2 3 zeros, और जब 1 2 3 zeros हुआ मतलब 1 2 3 काउंट करके लगा दो तो 0.062। देखो टर्मिनेटिंग शो हो गया। तो समझो बात को, यहां पे आपको टर्मिनेटिंग शो कर रहा है, ना कि ये बताना कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो टर्मिनेटिंग शो करने के लिए आपको डिनोमिनेटर में जो 2 और 5 है उन दोनों का पावर सेम करना होगा ताकि वो 10 100 1000 10,000 में कन्वर्ट हो जाए, और सिंपली आप इसको डेसिमल में लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो एक एडिशनल क्वेश्चन मैंने आपके लिए ले लिया है। इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी इस बार 95 to 99% है। ऐसा क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत बढ़ गया है। तो इस क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन या तो 1 मार्क्स का होगा या तो 2 मार्क्स का होगा। देखते हैं, कह रहा 3 balls रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 7 10 and 14 minutes। 3 बेल है, 3 बेल्स, 3 जो बेल है घंटा है वो 7 10 और 14 मिनट्स में बजता है। ठीक है, दे बिगिन बाय रिंगिंग टुगेदर, वो एक साथ शुरू हो गए बजना। तो आफ्टर हाउ लॉन्ग विल दे रिंग टुगेदर अगेन, तो फिर दोबारा कितने समय बाद वो फिर से एक साथ बजेंगे। आपको ये निकालना है कितने मिनट बाद, क्योंकि मिनट्स में दे रखा है, तो कितने मिनट बाद ये दोबारा एक साथ बचेंगे। तो ऐसे केसेस में जहां पे एक साथ की बात करें वहां पे आपको एलसीएम निकालना होता है। सिंपल सी बात है। तो 7 का 10 का और 14 का आप एलसीएम निकाल लो। तो ये 1 × 7 तो कुछ नहीं बचा, 2 × 5, ठीक है, और ये इसका क्या हो जाएगा 2 × 7। ठीक है, तो इसका देखो कॉमन क्या क्या बचा, एक 2 यहाँ पे कॉमन में मिल जा रहा है आपको, और एक 7 यहाँ पे कॉमन मिल जा रहा है। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 7 × 2 × 5, 5 2 10 7 70 मिनट्स। मिनट्स में पूछ रखा था। तो 70 मिनट बाद जो है ये तीनों बेल फिर से एक साथ बजेंगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में कभी कभी ये करता है कि वो टाइम पूछ देता है, कहता है कि ये तीनों बेल मान लो 9 बजे बजी, 9 PM पे बजी, या 9 AM पे बजी, मान लो सुबह सुबह बेल बजाइए, तो सुबह 9 AM पे बजी, तो फिर ये कितने बजे बजेंगी। तो इस 70 मिनट को आप क्या करते, इसमें जोड़ देते, मतलब 1 घंटे 10 मिनट बाद, मतलब 10:10 बाद फिर से ये बेल बजती। यही एक इस क्वेश्चन में ये चेंजेस कर सकता है। तो चौथा क्वेश्चन करते हैं जो आपके सामने बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। आपको इस नंबर को 4 - √3 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो देखो बच्चों, आपको मैं बहुत ही आसान भाषा में इरेशनल प्रूफ करने का तरीका बताता हूं। पहले तो समझो कि नॉर्मली दिया रहता है कि जितने भी प्राइम नंबर्स जो अंडर रूट में होते हैं वो इरेशनल होते हैं। अगर आपको इरेशनल का और भी जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, जो पहला मैंने लेक्चर का वीडियो बना रखा है उसमें है, आप उसमें देख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको काफी कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। समझो पहले मेरी बात, जैसा कि आपको पता है कि √3 क्या है, 3 एक प्राइम नंबर है जो अंडर रूट में है, तो ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर, और ये 4 क्या है, सिंस लिखो यहां, सिंस 4 इज रैशनल नंबर। ठीक है, मेरी बात को समझो, एंड √3 इज इरेशनल नंबर। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
नहीं आया। अगर अकेले रूट 3 दिया होता, अगर अकेले रूट 2 दे रखा होता, अगर अकेले रूट 5 दे रखा होता और तब आपसे पूछता कि प्रूफ करेंगे रूट 2 इरेशनल नंबर है, तब आप वही पूरा प्रोसीजर करते हैं। क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि रूट 3 इक्वल्स टू a बाई बी या p बाई क्यू, जहां पे p और q क्या है, को प्राइम्स है। ठीक, फिर क्या करते हैं, फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर दो इक्वेशन से ले आते हैं, फिर बताते हैं कि इन दोनों में कुछ कॉमन, मतलब अगर ये को प्राइम्स है तो कुछ कॉमन ही होगा, लेकिन एक कॉमन आ जाता है तो बाद में आप बोल देते हैं कि ये इसी वजह से ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो वहां पे वो काम करते हैं। अगर आपको उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो देख लो एक बार। लेकिन अगर आपको ऐसा दे रखा हो जहां पे दो, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का डिफरेंस दे रखा हो, तो आप क्या कहोगे, आपने 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है कि द डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, या सम किन्हीं दो रैशनल और इरेशनल नंबर्स का सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस, ये सब क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। समझ लो। तो आप यहां से बोलोगे सिंस हम क्या जानते हैं, वी नो दैट द डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर and an irrational number is always irrational, always irrational। ठीक है, इसी वजह से so 4 minus root 3 is an इरेशनल नंबर। समझ में आया मैंने क्या बोला? इसमें आपको प्रूफ नहीं करना है पूरा कि पूरा कहानी लिखो, रूट 3 इक्वल्स टू a बाई बी या p बाई क्यू, फिर पूरा करो। अगर वो अकेले किसी प्राइम नंबर को अंडर रूट में दे रखा है तब आपको प्रूफ करना होता है, वरना अगर डिफरेंस, सम, ऐसा कुछ दे रखा हो तो ये स्टेटमेंट लिख के आप इसको बता सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल से है, और ये ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे आएगा तो एक नंबर का पूछेगा, तो एक नंबर का पूछेगा तो हम लोग एक नंबर के तरीके से ही जल्दी से कर लेंगे। इसमें कह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो समझते हो ना, जीरो अल्फा एंड बीटा, ठीक है, वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको रूट्स बोलते हैं, और जब पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं आप वहां पे इसको जीरोस बोलते हैं। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल दे रखा है कितना, 4 दे रखा है, और पॉलिनोमियल ये दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो इस p की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है कितना, 4, और आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, c बाई ए। क्या होता है, c बाई ए, जो कि आपको 4 दे रखा है। c मतलब कितना, ए बी सी लिख लो, a कितना है, p है, b कितना है -6, और c कितना है, वो भी -6 है। तो फटाफट यहां पर रखिए, c बाई ए, c कितना है -6, और a कितना है, p, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4। तो ये उधर जाके 4p हो जाएगा, या क्या करना है, इतना एक नंबर का है तो जल्दी जल्दी करो। तो p उधर ले जाओ, 4 इधर ले आओ, तो -6/4 इक्वल्स टू p। तो p इक्वल्स टू सिंपल सा हो जाएगा -3/2, 2 से कटा दो ना, 2 3 जा 2 2 जा, तो -3/2, बस आ गया एक लाइन में। तो इस क्वेश्चन को भी देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये भी 1 मार्क का आ सकता है। तो करते हैं इसको। कह रहा है इफ द सम ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे दे रखा है, और अल्फा प्लस बीटा आपको जैसा कि पता है कि -b/a होता है। ठीक है, चलो देखेंगे आगे। ऑफ पॉलिनोमियल 2x² प्लस px -12, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2, b की वैल्यू कितनी है, p, और c की वैल्यू कितनी है, -12, और अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरो दिया है -5/2, मतलब ये कितना दिया है, -5/2। ऑल राइट, और -b/a होता ही है, तो b की जगह p है, तो -p/a मतलब 2 से 2 देखो कट गया, माइनस से माइनस कट गया, मतलब p की वैल्यू कितनी होगी, एक नंबर का क्वेश्चन है यार, तो ऐसा ही होगा ना। ठीक है, तो जैसा कि आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे बच्चों, आपने इसको प्रैक्टिस किया होगा, 100% प्रैक्टिस किया होगा आपने अपने एनसीईआरटी से, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ये 3 मार्क्स का आ सकता है, और ये क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा इधर उधर बदल सकता है कि यहाँ पे 2 + √3 2 - √3 दे दे, या √3/2 √3 - √3/2 ऐसा ही देगा, और आपसे पूछेगा। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन कैसे करेंगे। कह रहा है फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ दिस,
ऑल द जीरोज ऑफ पावर 4 है, तो पावर 4 है तो अगर जितना पावर उतने ही नंबर ऑफ जीरोस, तो पावर 4 है तो 4 जीरोस होने चाहिए। इफ इट बीइंग गिवन दैट 2 ऑफ इट्स जीरोस आर, 2 जीरोस इसके दे रखे हैं, 2 आपको और जीरोस निकालने हैं, तो वो कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूं। तो देखो यार, किसी भी चीज का जीरो कैसे निकाला होगा, किसी पॉलिनोमियल का आपने जीरो कैसे निकाला होगा कि अगर मान लो x + 3 दिया इक्वल टू 0, तो इसका एक जीरो कैसे होगा, आप लिखते हो x = 3 को उधर भेज देते हो -3, तभी तो इसको एक जीरो बोलते हो। सिमिलर सी बात यहां पे समझो कि ये जो क्या दे रखा है कि √3 एंड -√3, तो √3 कैसे आया होगा जब लेफ्ट हैंड साइड में वो x -√3 रहा होगा, सॉरी x + √3 रहा होगा। ये √3 कैसे आया होगा जब ऐसा ही रहा होगा, x + √3 ऐसा ही रहा होगा, एक जीरो, तभी तो x + √3 = 0। हाँ तो ये वाला, सॉरी ये वाला यहाँ पे x -√3 इसके लिए, सॉरी, ठीक है, ये ऐसा रहा होगा कि प्लस हो गया जाके तो इधर माइनस रहा होगा, x -√3 = 0, तो x = √3। दूसरा एक -√3 है, तो ये -√3 अगर होगा मतलब इधर प्लस रहा होगा, x + √3। बात समझ में आई कि नहीं आई? 2 जीरोज अगर आप निकालने जाते हो तो 2 जीरो जैसे प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं, तो इधर अगर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होता है तो वो जाके उधर जाके प्लस हो जाता है। तो जब ये प्लस हुआ होगा मतलब इधर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस रहा होगा, तो 2 जीरोज कुछ ऐसे होंगे। यहां से आप एक क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, फिर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, फिर उसका जीरो आप निकालेंगे। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा देखो आराम से, ठीक है। इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, तो ध्यान से देखो, a - b a + b, a + b, तो यह होता है a² - b², मतलब x² -√3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये तो हो गया x² - 3। अब इस x² - 3 से इस पॉलिनोमियल को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो करिए डिवाइड, चलो शुरू करते हैं डिवाइड। 2x⁴ - 3x³ -5x² + 9x - 3, किससे डिवाइड करेंगे, इससे x² - 3 से, ठीक है। अगर आपको डिवीजन की बात याद हो तो क्या करते हैं, पहले टर्म को इक्वेट करते हैं, कहीं से भी पहला टर्म आपको कैंसिल आउट करना है। तो 2x⁴ बनाओगे x² को, तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अरे सिंपल सा, इसमें 2x² अगर रहे तो ये हो जाएगा 2x⁴, मतलब मैं 2x² से इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2x² × x² ये हो जाएगा 2x⁴, और फिर इसी से इसमें क्या आ जाता है, 2 × 3 = 6x², तो किसके सामने लिखोगे, x² वाले के सामने लिखोगे। समझे बच्चों? बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा बड़ा दिमाग करो, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये तो हो गया कैंसिल आउट। फिर इसको आप लिख लो, कितना, -3x³, इसको देखो 6x² प्लस में तो 5x² जाएगा तो कितना बचेगा, +x², फिर ऊपर से 9x आया और -3 आया। यार ये समझो एक ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल में ना यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन है कि तो टर्म्स इतने नहीं हो ऊपर से ले सकते हो, नॉर्मल डिवीजन की तरह यहाँ पे रूल वो फॉलो नहीं करना है, ठीक है। चलो आगे देखते, फिर आपको -3x³ बनाना है, किसको, x² को। ध्यान से सोचो, x² को -3x³ बनाना है, मतलब पहला तो आपको -3 चाहिए, फिर एक x चाहिए, तो मतलब -3x चाहिए। मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया -3x³ और -3 × 3 = 9, -9x, ठीक है बच्चों। देखो ये हो गया प्लस, ये भी हो गया प्लस, सॉरी, ये यहाँ पे प्लस था, ये माइनस होगा, ये प्लस हो गया ना, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 3 × 3 = 9x, तो अब ये माइनस हो जाएगा, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया, बचा कितना, x² - 3। अब ध्यान से देखो, x² - 3 मतलब एक बार में चला जाएगा, तो +1 ले लो, तो ये हो गया x² - 3, ये भी माइनस और ये प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो अब आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। कितना मिला, ध्यान से देखो, इधर कर रहा हूं, 2x² - 3x + 1 मिला। अब इसका क्या करोगे बच्चों, अब इसका आपको जीरो निकालना है। तो अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग याद हो तो आप जीरो आराम से निकाल लोगे। क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x² × 1 कितना आया, 2x², 2 उसमें स्प्लिट करो, किसमें, ताकि वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए। तो ध्यान से देखो, अगर मैं एक 2x ले लूँ और एक x ले लूँ,
इन दोनों को मैं माइनस में लूंगा क्योंकि हमको प्लस में चाहिए, तो मल्टीप्लाई -2x इंटू -x प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों को जोड़ोगे तो -3x हो जाएगा। तो स्प्लिट हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको आप सिंपल से लिखोगे 2x स्क्वायर -2x -x प्लस 1। ठीक, अब यहाँ से आप कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन ले, तो यहाँ से 2x कॉमन है, तो यहाँ से बचा x -1। फिर यहाँ पे जो रहता है, ध्यान रखना, यहाँ पे जो रहता है उसी को कॉमन करते हैं, जो साइन वहाँ पे प्रेजेंट है यहाँ पे, तो माइनस साइन प्रेजेंट और कुछ कॉमन नहीं, तो 1 कॉमन है, x -1। अब इसको मैं मिटा दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना होगी ये मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो यहाँ से x -1 दोनों में से कॉमन हो गया, तो लिखिए x -1 और यहाँ से क्या बचा 2x -1। नाउ आप क्या निकालने जा रहे हो? जीरोस, तो जीरोस निकालने जा रहे हो, तो इसको आप 0 के बराबर लिखेंगे। समझ में आया? तो अब इसको आप लिखेंगे x -1 = 0 एंड 2x -1 = 0। तो यहाँ से x = उधर 1 जाएगा, तो -1 से उधर जाएगा तो 1 हो गया, और ये हो जाएगा 2x = 1 और x = क्या हो जाएगा 1/2। तो देखो ना, 2 जीरोस पहले से थे, 2 जीरोस और निकल गए। क्यों? क्योंकि पावर 4 था। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ऐसा क्वेश्चन। तो ध्यान से सुनो, पहले देखोगे कितने पावर थे। ठीक है, देख लिया 4 पावर है, मतलब कितने जीरोस होंगे 4। इन्होंने कुछ जीरोस दे रखे होंगे, कुछ क्या 2 जीरोस दे रखा होगा। उन 2 जीरोस से आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। कैसे? क्योंकि जीरो का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे ही देखो x -1 = 0 हुआ, इसका मतलब ये x -1 रहा होगा। वैसे ही √3 हुआ कैसे? जब यहाँ पे -√3 रहा होगा। फिर यहाँ पे -√3 कैसे हुआ? जब यहाँ पे प्लस रहा होगा। तो इन दोनों से मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, फिर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर दिया और 2 और जीरोस आ गए। समझ में आया? ठीक है, तो चलो बच्चों, आपके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लिया। एक्स्ट्रा का मतलब ये था कि ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आ सकता है, आने की पॉसिबिलिटी था, तो मैंने कहा इसको इंक्लूड कर लेते हैं इसमें। इसमें कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसमें बनाना है। इससे पहले आप क्या निकालते थे? इससे पहले आप इसके जीरोस निकालते थे। अब आपको उस जीरो को यूज करके पॉलिनोमियल बनाना है। तो कह रहा है कि हुज जीरोस आर, जो 2 जीरोस हैं, एक ये है एक ये है, इससे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला था, क्या था कि x² माइनस सम ऑफ इट्स जीरोस, सम ऑफ इट्स जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है ना? अब देखो 2 जीरोस हैं, तो दोनों का पहले आप सम निकाल लो और दोनों का फिर आप प्रोडक्ट निकाल लो। मतलब एक को मैं अल्फा मान रहा हूं, किसको? 2 + √3 को, और एक को मैं बीटा मान रहा हूं, 2 - √3 को। ठीक है, मानना क्या है वो तो है ही, क्योंकि 0 बोल रहे। तो एक बार अल्फा प्लस बीटा निकालो, तो दोनों को जोड़ो, 2 + √3 प्लस 2 - √3, ये कैंसिल आउट हो गया। 2 और 2 कितना आ गया? 4 आ गया। एक बार अल्फा इंटू बीटा निकालिए, तो 2 + √3 और दूसरे ब्रैकेट में 2 - √3। ध्यान से देखो, a + b a - b, तो इसका क्या होता है? a² मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस b² मतलब √3 का स्क्वायर 3। तो 4 - 3 कितना हो गया? 1। अब फटाफट उठा के उसको इसमें रखता हूँ, ये हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ इट्स जीरो। सम कितना निकाला हमने? 4। सम ऑफ इट्स जीरोस इंटू x, सॉरी, ठीक है, सॉरी ये टर्म मिस हो गया क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c होता है, मतलब यहाँ पे x होता है ना, तो x² और ये 4 आ गया। सम ऑफ इट्स जीरोस कितना है? 4 और इंटू x, 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट कितना आएगा? 1। तो ये देखो ना, ध्यान से बन गया ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो तो चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं ये हम लोग देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना। कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यूज निकालिए फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज नो सॉल्यूशन। 2 आपको लीनियर इक्वेशन दे रखा है इन्होंने, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है ही, तो 2 दे रखा है। आपको पता करना है कि नो सॉल्यूशन के लिए इसमें k की कितनी वैल्यू आएगी जिससे नो सॉल्यूशन होगा। तो अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात याद हो, तो जहां पे आप एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या लिखते थे? a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। दूसरा आप लिखते थे a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। यही लिखते थे।
ठीक है ना। जहां से आप A1 B1 C1 कंपेयर किए तो A1 कितना हो गया K, ध्यान से देखो A1 कितना होगा K, B1 कितना होगा 3, A1 हो गया K, B1 हो गया 3, C1 कितना हो गया K-2। तो ध्यान से देखो ये K-2 उस साइड है तो इधर आता, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा है प्लस C1, मतलब इधर आता तो ये -K+2 होता, -K+2 होता, ठीक है। वैसे ही A2x इसका कंपेयर करिए तो A2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा 12, B2 कितना हो जाएगा, कॉमा लगा देता हूँ, B2 हो जाएगा आपका K एंड C2 कितना हो जाएगा, K इधर प्लस में, K इधर आता तो -K होता, ठीक है, कंपेयर करा दिया। अब समझो when the equation has no solution, तब का कंडीशन क्या था, for no solution, अरे था ना 3 केस, for no solution, infinite और many solution and unique solution वाला था। तो for no solution था कि A1/A2 is equals to B1/B2 is not equals to C1/C2, क्लियर है। तो A1 मतलब K अपॉन A2 मतलब 12 इज इक्वल्स टू B1/B2, B1 कितना है 3, B2 कितना है K। अब यार देखो नॉट इक्वल्स टू C1/C2 लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको K निकालना है ना, तो K तो मिल गया, एक इक्वल्स टू मिल गया, तो नॉट इक्वल्स टू लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ध्यान से देखो K इंटू K, K क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से ही हो जाएगा K², और 12 3 कितना हो गया 36। तो K² अगर 36 हो गया तो K क्या हो जाएगा +-6, ध्यान से समझो 36 6 का स्क्वायर होता है, +6 का भी और -6 का। तो वैल्यूज पूछ रहा था ना, फॉर फाइंड द वैल्यूज ऑफ K, तो K का एक वैल्यू +6 है और एक का -6, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 से आपको 2 नंबर आपके झोली में मैं डालता हूं, फटाफट ले लो। कह रहा है शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x - 3y = 5 and 6x - 9y = 15 has an infinite number of solutions। तो आपको तीनों केसेस याद होने चाहिए मेरे बच्चों। अभी मैंने नो सॉल्यूशन वाला बताया, अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का केस क्या था कि तीनों चीजें A1 A2 का रेशियो, B1 B2 का रेशियो, C1 C2 का रेशियो बराबर होता है। मतलब फॉर इनफाइनाइट या मेनी सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला था, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। अगर ऐसा प्रूफ हो गया तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब A1 B1 C1 फटाफट पहले लिख लो। A1 कितना है 2, B1 कितना है -3, C1 कितना है वो है -5। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में 5 इधर लिखा जाता है, ठीक है। A2 कितना है, A2 है आपका 6, B2 कितना है -9 और C2 कितना है -15, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखो मैंने ऐसे पैरेलल जानबूझ के लिखा, क्यों, क्योंकि मैं आराम से यहीं से रेशियो निकाल लूंगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 इक्वल दिखाना है। तो इक्वल आ रहा है कि नहीं, देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 आ गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, माइनस कट गया, 1/3 आ गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, माइनस कट गया। तो ध्यान से देखो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 इज इक्वल्स टू 1/3 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का है। इस ऐसे में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दिया होता है, आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया होता है, उस वर्ड प्रॉब्लम से पहले आपको इक्वेशन फ्रेम करना होता है, 2 इक्वेशन, फिर उन 2 इक्वेशन में दोनों जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू निकालनी होती है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन लगभग 2 से 3 मार्क्स का आ सकता है। कह रहा है कि 7 चेयर्स एंड 4 टेबल्स कॉस्ट रुपीज दिस। 7 कुर्सियां हैं और 4 टेबल है, इनका कॉस्ट है 7000। while 5 chairs and the 3 tables cost rupees 5080, जबकि 5 चेयर और 3 टेबल का कॉस्ट है 5080। हमको खरीदना थोड़े कि हमको कॉस्ट से मतलब है, लेकिन निकालना तो पड़ेगा, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर एंड दैट ऑफ ईच टेबल। तो आपको एक चेयर और एक टेबल की कॉस्ट निकालनी, ठीक है। पहले जो निकालना होता है ना उसी को अज्यूम करो। लेट कॉस्ट ऑफ चेयर बी x रुपीज एंड टेबल का कॉस्ट आप कितना मानोगे y रुपीज, ठीक है ना। चलो अब ये जो कहानी कह रहा है ना इनके हिसाब से चलो, और
इक्वेशन फ्रेम करो। 7 चेयर्स, तो आपने चेयर को कितना मान रखा है, चेयर की कॉस्ट, तो 7 इंटू एक्स 7x प्लस, क्योंकि जोड़ा जाएगा, दोनों का मिला के कॉस्ट है इसलिए जोड़ा जाएगा। 4 टेबल्स, एक टेबल का कॉस्ट अगर y है तो 4 टेबल का क्या होगा 4y। अरे जैसे एक पेन का कॉस्ट 3 रुपये है तो 3 पेन का क्या करते 3 इंटू 3 9 निकालते हो, वैसे ही अगर एक टेबल का कॉस्ट y रुपीज़ है तो 4 टेबल का क्या होगा 4y यार। 4y इक्वल्स टू टोटल पैसा कितना लग रहा है 7000। बहुत ही बढ़िया। दूसरा देखिए, जो कहानी का है मानते चलो। दूसरा कहानी ये है कि कह रहा है कि वाइल 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स, तो 5 चेयर का कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स, 3 टेबल का कितना हो जाएगा 3 इंटू वाई, वो कितना है 5080। ऑल राइट, 2 इक्वेशन आपको बन गया आराम से। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जब आपको 2 इक्वेशन बन गया तो क्या करना है, अब आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। कैसे, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, दूसरा एलिमिनेशन मेथड है और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। जो मेथड बनकर अप्लाई करो। तो देखो यार, अगर एक को हमें इक्वेट करना पड़ेगा, एक को हमें एक का कोफिशिएंट हमें बराबर करना होता है ताकि मैं उसको सब्ट्रैक्ट के ऐड करके कैंसिल आउट करा पाऊँ। तो 4y और 3y, क्यों ना इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया जाए। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 and equation 2 by 4 and subtracting them। उन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, दूसरे में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 से, और जो आ रहा है उनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो देखते हैं कैसे। 3 से मल्टीप्लाई कर 3 7 जा 21x प्लस 3 4 जा 12y इज इक्वल टू 3 7 जा 21,000। इसमें 4 से करेंगे 4 5 जा 20x प्लस 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 4 0 जा 0, 4 8 जा 32, 4 0 0 जा 3 और 4 5 जा 20। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो सिंपल सा, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ध्यान से देखो, ये कट गया। 21x में से x जाएगा तो 20x जाएगा तो x बचेगा इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों में घटाओ, देखो 20,000 ये है 21,000, तो 20,000 से 20,000 हटा दो, 1,000 में से 320 घटाओ तो कितना बचेगा लगभग 680, लगभग क्या 680 बचेगा। ठीक है ना, तो 680 20 जोड़ो 700, हाँ ये ठीक, ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू उठा के दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में रख दो। ठीक है, तो इसी में रख देते हैं। पुटिंग बोर्ड में आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, बात सुन लें, थप्पड़ मारूंगा तो समझ जाओ, ऐसे ही जैसे कह रहा हूँ। पुटिंग x इक्वल्स टू 680 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप कितना x की वैल्यू कितना रखेंगे 680, तो 7 इंटू 680 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 7000। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए और उधर ले जाकर माइनस करिए, तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल्स टू 7000 माइनस, मल्टीप्लाई करो 7 0 जा 0, 7 8 जा 56, 5 कैरी गया, 7 6 जा 42 और 5 47। ठीक है, घटाइए, 0 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ 9 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ कितना बचा 6 6 में से 4 जाएगा 2 2 2 4 0, 4y की वैल्यू आई। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ कर लेते हैं, y इक्वल्स टू 2240 अपॉन 4 से डिवाइड करो, 4 5 20, 2 बचा, 4 6 24 और ये 0, 560 रुपीज़ किसकी वैल्यू आई, y क्या माने थे आप, टेबल का कॉस्ट कितना है 560 रुपीज़ और चेयर का कॉस्ट कितना है 680 रुपीज़। और अगर आपको भाई एग्जाम में आपने कैलकुलेशन किया इतना सारा, पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ, तो चेक कैसे करें। तो अगर आपके पास टाइम बच जाए तो सिंपल सा x और y की जो वैल्यू आई है उसको इक्वेशन में के लेफ्ट हैंड साइड में रखो, अगर राइट हैंड साइड उतना ही आ रहा है तो सही है। ठीक है, तो चलो बच्चों कुछ ज़्यादा करते हैं। कह रहा है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड
2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 एंड हेंस पहले तो इनको सॉल्व करो और फिर क्या करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी, कहां से, ये जो m है वहां से, फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3, y इक्वल टू mx प्लस 3 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, छोड़ो सब बातें, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो सिंपल सा किसी भी मेथड से लगा लो, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, जो मन करे वो लगाओ। तो सिंपल सा इसको किससे करते हैं हम लोग करेंगे इसको एलिमिनेशन से। तो पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, तो ये ठीक है, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है, इसमें देखो ध्यान से पहले 2 कॉमन कर लो, पूरे इक्वेशन में 2 2 2 2 कॉमन है, तो ये बचेगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -12। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो यार, ये करने की जरूरत क्या थी, नहीं करना है, क्योंकि हमें ये इक्वेट करके दे रखा था, तो हमने फालतू एक काम क्यों किया, मूर्खई, ये नहीं करना है हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा ऐसे इक्वेशन को लिखना है। क्यों बता रहा हूं बच्चा, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इस वजह से क्योंकि x का कोएफिशिएंट जो है पहले से इक्वेट था, तो मैं क्यों हटाऊं, फिर से मैं बाद में मल्टीप्लाई करूं, फायदा क्या है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो, इन दोनों का साइन सेम है, इस वजह से हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। साइन डिफरेंट रहता है तो क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। ठीक है, तो एडिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, एक में से आप इक्वेशन 2 को घटा रहे हो, तो ये हो गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, और उसको लिखो 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24। क्लियर है, ठीक है। देखो हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो साइन चेंज करो फटाफट, माइनस प्लस, कट गया, 4 और 3 कितना हो गया 7y, ये कितना हो गया, जोड़ लो 35 हो गया, क्योंकि दोनों प्लस में, तो y इक्वल्स टू 7 का टेबल पढ़ो यार, बचपन से पढ़ते हैं, 7 5 35, तो y की वैल्यू 5 आ गई। किसी एक इक्वेशन में रख लो जो छोटा आपको दिख रहा हो, तो इसी में रखेंगे, पुटिंग y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1, इसमें रखो किसकी, y की वैल्यू 5, तो हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 11। अरे क्या किया मूर्खों, गधों, मैंने क्या किया, y के जगह पे 5 रख दिया, सिंपल सा, तो ये 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 1 हो गया। चलो तो हो गया ये 2x, 5 3 जा 15, 15 को उधर भेजो, तो क्या हो गया 11 माइनस 15, तो 2x इक्वल्स टू क्या आ गया -4, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया -2। लेकिन अभी तो हमने क्या किया, अभी तो सॉल्व किया, x और y की वैल्यू निकाली, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, m की वैल्यू निकालो, और कहां से, यहां से, दिख रहा है, ठीक है, रख लेंगे, निकाल लेंगे फटाफट। तो पहले आप इक्वेशन लिखो, क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस 3, ठीक है, y की वैल्यू कितनी है 5, m की वैल्यू तो निकालनी है, x की वैल्यू आपने -2 निकाल रखी है प्लस 3, इसको इधर ले आओ, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और इधर -2m है, तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 अपॉन -2, मतलब कि -1, और यही तो पूछ रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से देख लो। चलो तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। देखो इतनी देर से तुम लोगों के लिए पढ़ा रहा, तो ध्यान से तुम भी पढ़ो। कह रहा है कि 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। फिर 6 अपॉन x माइनस 1 प्लस 3 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। फाइंड x एंड y। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ही है, आपको वैसा दिख नहीं रहा है, अभी दिखाएंगे कि कैसे है ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन है, बड़े मार्क्स में आ सकता है, तो सीखिए आप कैसे करेंगे इसको। आप ध्यान से देखो, x माइनस 1 x माइनस 1, y माइनस 2 y माइनस 2, क्यों ना हम एक काम करें कि लेट 1 अपॉन x माइनस 1 को आप कुछ मान लो यार, p मान लो, सबसे आसान, p नहीं u मान लो, थोड़ा आसान बन जाए, u v मान लेते हैं, क्योंकि p और q लिखूंगा तो आपको 9 की तरह दिखाई देगा, इस वजह से इसको u मान लिया मैंने, और y 1 अपॉन y माइनस 2 को मैं मान लिया, 1 अपॉन y माइनस 2 को मैंने मान लिया क्या v, ठीक है। अब समझो, देखो इक्वेशन कितना सिंपल हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 और 1 अपॉन x माइनस 1 की जगह क्या लिखोगे u, तो 5u प्लस v इज इक्वल टू 2, कितना आसान हो गया ना। फिर यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा 6u प्लस 3v इज इक्वल टू 1, कितना आसान हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये इक्वेशन 1 बन गया और ये इक्वेशन 2 बन गया,
क्लियर है। फिर यहाँ पे आप इक्वेट करिए, कोफिशिएंट चेक करिए, यहाँ पे 5e हो, यहाँ पे 6e हो, कोई बात नहीं, यहाँ पे v है, यहाँ पे 3v है, मतलब कोई भी जो कोफिशिएंट है वो इक्वेट नहीं है। तो इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे, देखो यार इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें 6 और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत ही काम करना पड़ेगा, केवल इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये 3v हो जाए। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया 3 5 15u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 6। नाउ ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 को घटा देते हैं। तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 घटा लेते हैं 3 में से, तो घटाइए, रखिए 15u। अरे भाई एलिमिनेशन मेथड कर रहा हूं, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, पहले कोफिशिएंट देखते हैं, कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं है तो इक्वेट करते हैं, फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक को रिमूव करते हैं x या y को, तो एक तभी निकलेगा, फिर दूसरे में पुट कर देंगे तो दूसरा निकल आएगा। यही तो करते हैं यार। 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 6, इसको लिखिए 6u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, थोड़ा मल्टीप्लाई चेक कर लो, 3 5 15, 3v 3 2 6, होती हैं गलतियाँ, माइनस माइनस माइनस, क्यों, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 15 में 6 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 9u, ये तो बच्चा कट गया, और यहाँ पे कितना बचा, 6 में से 1 गया तो 5, तो u इक्वल्स टू कितना हो गया 5/9। अभी बात बनी नहीं है, अभी u की वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में रखिए ताकि v के में निकले। तो u की वैल्यू क्यों ना हम इसी में रखें, इसमें ये इजी है। पुटिंग u इक्वल्स टू 5/9, ठीक है, इन इक्वेशन 1। एक बार चेक कर लें क्या, हाँ सब सही है। चलो इसमें रखो फटाफट u की जगह पे, तो 5 इंटू 5/9 प्लस v इज इक्वल्स टू 2, तो 5 5 जा 25/9 प्लस v इक्वल्स टू 2, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 25/9, 9 2 जा 18, 18 माइनस 25, तो 18 माइनस 25 माइनस 7/9 हो गया, किसकी वैल्यू, v की। बच्चों समझो मेरी बात, बड़ा क्वेश्चन है, आसानी से नंबर नहीं मिलने वाला। तो अभी आपने u और v की वैल्यू निकाला, अभी आपको निकालना है x और y की वैल्यू, बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर x एंड y। तो क्या करोगे, इस u की वैल्यू इस इक्वेशन में यहाँ पे रखोगे और इस v की वैल्यू यहाँ पे रखोगे। तो u और v कैसा बन जाएगा, 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 1, कितना आया था, कितना आया था 5/9। तो देखो यार बुद्धि लगाओ, इन्वर्टेंडो प्रोसेस लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अच्छा है इसको उल्टा कर दो। तो उल्टा करोगे यहाँ से तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9/5 हो जाएगा, 1 को उधर भेजो तो x इक्वल्स टू हो गया 9/5 प्लस 1, जोड़ दो 5 बन जा 5 और 9 5 14/5 हो गया x की वैल्यू। ठीक है, ऐसा ही काम y के साथ करिए। क्या करेंगे भाई, 1/y माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस v की वैल्यू कितनी है, -7/9, -7/9, उल्टा करो तो y माइनस 2 हो जाएगा -9/7, 2 को उधर भेजो तो y इक्वल्स टू हो जाएगा -9/7 प्लस 2, -2 था ना तो जाके उधर कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। देखो यार -2 था, उधर जाके +2, 7 2 जा 14, 14 में से 9 जाएगा 5, तो ये आ गया 5/7, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। तो अब आपको x की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली और y की वैल्यू निकाल ली, यही आपसे पूछ रहा था। बड़े मार्क्स से क्वेश्चन है तो बड़ा दिमाग तो यूज करना ही पड़ेगा। चलो बच्चों, अगर आपको 5 नंबर चाहिए तो इस क्वेश्चन को आराम से देखिए, 100% ये आएगा क्वेश्चन, आना ही आना है इसको। तो 5 नंबर का ये बड़े मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो देखो कैसे करते हैं। कह रहा है कि अ बोट गोज 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, एक बोट है अपस्ट्रीम जाती है 12 किलोमीटर, फिर डाउन स्ट्रीम जाती है 40 किलोमीटर इन 8 आवर्स, 8 घंटे में, और फिर इट कैन गो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम, उसी 8 घंटे में ये इतना चली जाती है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। आराम से मैं समझाता हूं, आप आराम से समझो, ठीक, समझो। पहले ये रही स्ट्रीम और बोट बना लेते हैं एक बढ़िया सा, ठीक है, ये रहा आपका बोट, ऐसा चल रही है। इसमें मान लो बोट की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है, और ये जो स्ट्रीम चल रही है ऐसे ऐसे, इसकी स्पीड मान लो आप y किलोमीटर पर मान लिया, ठीक है। समझो अब देखो ध्यान से, ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब समझो। अप स्ट्रीम
और इसका डाउन स्ट्रीम का मतलब समझो। अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि स्ट्रीम का अगेंस्ट ऐसे स्ट्रीम बह रही है और बोट ऐसे आ रही है, तो ये होता है अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में स्पीड का क्या होता है, डिफरेंस निकालते हैं। तो अप स्ट्रीम में अगर आपने इसको x माना है उसको y, तो ये x माइनस वाई हो जाएगा। समझो, अप स्ट्रीम का मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम होता है, और डाउन स्ट्रीम का मतलब स्ट्रीम के साथ स्ट्रीम ऐसे चल रही है तो बोट भी उसी के साथ ऐसे चल रही है, इसका मतलब होता है x प्लस वाई। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे कहानी देखो। अब देखो यहाँ पे किलोमीटर मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, और आपने स्पीड मान रखा है। तो आपको फॉर्मूला आपको याद है कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ टाइम। लेकिन आप टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको टाइम दे रखा है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये इस फॉर्मूला का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो पहला देखो, डिस्टेंस कितना कवर किया, 12 किलोमीटर। एकदम सॉल्यूशन देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से देखो। 5 नंबर चाहिए तो ध्यान से देखो एकदम। 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम का हमने क्या मान रखा है, x माइनस वाई, प्लस 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का मतलब हमने x प्लस वाई मान रखा है। कितने घंटे में, 8 घंटे, ठीक है। सेम टाइम में क्या है, इट कैन गो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब ये 16 किलोमीटर चली जाएगी अप स्ट्रीम, फिर 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम चली जाएगी, सॉरी डाउन स्ट्रीम चली जाएगी उसी 8 घंटे में, इन द सेम टाइम। ध्यान से देखो, उसी 8 घंटे में इतना चली जाएगी, ठीक है। कह रहा फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। मतलब आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। मतलब अब आपके पास इक्वेशन 2 बन गए, आपको कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन इक्वेशन ऐसा नहीं बना जैसा आप लीनियर इक्वेशन को देखते हो, ये अपॉन में। तो क्यों ना आप ऐसा काम करें, लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू u एंड 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू v। ये मान लो। अब इसको चेंज करो फटाफट। अच्छा एक काम और कर लो, यहाँ पे जो कॉमन मिल रहा है उसको हटा लो। यहाँ पे देखो 8 कॉमन मिल रहा है पूरे इक्वेशन में, और यहाँ पे भी मिल रहा है कितना, 4 पूरे इक्वेशन में। तो हम लोग सीधे सीधे इस इक्वेशन से 4 हटाते हुए लिख रहे हैं। अब मैं यहाँ से इसमें से 4 हटाता हूँ, क्योंकि देखो 4 3 जा 12, 4 10 जा 40, 4 2 जा 8 कट जाएगा। यहाँ पे देखो 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, 8 1 जा। सिंपल इक्वेशन बनाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या आराम से, 3u, क्यों? क्योंकि मैं इसमें 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। 4 3 जा 3u प्लस 4 10 जा 10v इक्वल्स टू 4 2 जा 8। ये इक्वेशन बना दिया मैंने छोटा सा, ठीक है। दूसरा इसको इक्वेशन बना, इसमें 8 से डिवाइड करते हुए, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16, 2u प्लस 8 4 जा 32, 4v इज इक्वल्स टू 8 1 जा 8। ये छोटा सा इक्वेशन एक और बन गया, ठीक है ना। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 इसको बोल सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हो। ये इक्वेशन नंबर आपका 3 हो गया, और ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया। क्लियर है? अब देखो, अब क्या करोगे, कोफिशिएंट को इक्वेट करो फटाफट। तो ये 3u है और ये 2u है, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दूं। इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे। तो मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से, और इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 से। मल्टीप्लाई करो फटाफट। 2u 2 3 जा 6u प्लस 2 10 जा 20v 2 2 जा 4। इसमें मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6u प्लस 3 4 जा 12v इज इक्वल टू 3। देखो 6u और 6u इक्वेट हो गए कि नहीं हो गए। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो। तो डिफरेंस के लिए इसके नीचे लिख दो, 6u प्लस 12v इज इक्वल टू 3। डिफरेंस निकाल रहा हूं इन दोनों का, इक्वेट किया यार लीनियर इक्वेशन में। एलिमिनेशन मेथड आपको बता चुका हूं कई बार, फिर से बता रहा हूं। क्या करते हैं, कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं। तो हमने दोनों u का कोफिशिएंट बराबर कर दिया। अब मैं घटा रहा हूं ताकि एक अपने आप रिमूव हो जाए। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये कट गया। यहाँ से आपको मिला 8v, और यहाँ से 4 में 3 जाएगा तो 1। मतलब v की वैल्यू जो है यहाँ से आपको मिल गई 1/8। रख लो जेब में। अब इस v की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखो। कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 4 में। पुटिंग v इक्वल्स टू 1/8 इन इक्वेशन 4, इसमें रख रहा हूँ। तो 2u प्लस 4 इंटू 1/8
इज इक्वल्स टू 1। देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आया 1/2। 1/2 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 1 में से आधा जाएगा, 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, मतलब 2u इक्वल्स टू 1/2 बचा, तो u इक्वल्स टू कितना हो गया 1/4। बात बनी नहीं अभी u और v की वैल्यू निकली है, x और y की वैल्यू नहीं निकली है। कोई बात नहीं, इस u की वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि हमने 1/x माइनस वाई को u मान रखा है और 1/x प्लस वाई को v मान रखा है। फटाफट रखो, इसीलिए तो ये स्पेस बचा के रखा हूँ आप ही लोगों के लिए। देखो फिर अब मैं u की वैल्यू कितनी आई थी 1/4, कहाँ रखूँगा, यहाँ पे, तो 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1/4। क्यों, क्योंकि u की वैल्यू कितनी आई है, हाँ v इधर, हाँ ठीक है 1/4। अब 1/, इधर भी है 1/, इधर भी है, तो रिवर्स हो जाएगा, तो फाइनली आपको मिल जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। एक नया इक्वेशन और बन गया, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ से एक और इक्वेशन बनाओ, ये हो जाएगा 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1/8। तो यहाँ से क्या बन गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 हो गया, नया इक्वेशन ये भी बन गया, कोई बात नहीं। ध्यान से देखो y y बराबर है और प्लस माइनस भी है, तो दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ोगे तो कट जाएगा, x और x कितना हो गया 2x इज इक्वल्स टू 8 और 4 कितना हो गया 12, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 12/2, कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड है, x किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब इस बोर्ड की स्पीड है। अब आपको स्पीड किसका निकालना है, स्ट्रीम का, तो यार जो x की वैल्यू ये आई है किसी एक इक्वेशन में रख दो, इसी में रख दे रहा हूँ, तो x की वैल्यू कितनी है 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, 6 उधर जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 6, मतलब माइनस वाई इक्वल्स टू -2, फाइनली वाई इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर। बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो यार, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे करते हैं। देखो पहले आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, या तो ये ऐसा क्वेश्चन आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में दिखेगा, या तो ऐसा क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिखेगा। डिपेंड आप पे करता है कि आप क्वाड्रेटिक से करते हो या लीनियर से करते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आपने पढ़ा, यहाँ पे आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की बात करी थी, अप स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के अगेंस्ट, स्ट्रीम के अगेंस्ट मतलब माइनस, अगेंस्ट गए नंबर कम, चलो ये टीचर के अगेंस्ट मत जाना वरना माइनस हो जाएंगे, ठीक है। डाउन स्ट्रीम मतलब टीचर के साथ, मैं पढ़ा रहा हूँ आप भी पढ़ रहे हो, एक साथ जा रहे हैं, हम दोनों का मेहनत ऐड हो रहा है, ठीक है। वैसे ही डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आए। अब सुनो, ट्रिक यहाँ था, किसके फॉर्म में इक्वेशन बनाए, तो उन्होंने टाइम दे रखा था कि 8 घंटे में, तो हमने क्या किया, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला फॉर्मूला लगाया। डिस्टेंस कितना 12, इतना स्पीड, डिस्टेंस कितना इतना, स्पीड कितना इतना, कितने घंटे में गए दोनों का 8 घंटे। दूसरा भी कह रहा था इन द सेम टाइम, मतलब 8 घंटे में, दूसरा भी 16 किलोमीटर क्या अप स्ट्रीम, 32 किलोमीटर क्या डाउन स्ट्रीम, कितने घंटे में 8 घंटे में। फिर बड़ा सा इक्वेशन बन गया था, हमने क्या किया 1/x माइनस वाई को u मान लिया, 1/x प्लस वाई को v मान लिया। समझ में आ रहा है, जब u और v माना तो इक्वेशन, हाँ मैं एक चीज और देख पा रहा था यहाँ पे कि 4 इसमें भी कॉमन है, 4 इसमें भी कॉमन है, 4 इसमें, तो 4 3 जा 4 10 जा 4 2 जा, और इसको 1/x माइनस वाई को u, तो 3u, यहाँ से 10v और यहाँ से 2, ठीक है। सिमिलर सा काम 8 इसमें पूरे में कॉमन दिखाई दिया, हमने ये कर दिया। अब 2 इक्वेशन आपको बन गए, दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, u या v को एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट को इक्वेट करना पड़ेगा। इक्वेट किया कोफिशिएंट को, इधर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6u प्लस 20 भी ऐसा कुछ बन गया, ये भी 6u। दोनों को क्या किया, देख प्लस में है ना, तो दोनों का डिफरेंस निकाला, तो यहाँ से v की वैल्यू निकल गई, एक के से इक्वेशन में रख दिया, u की वैल्यू निकल गई। अब भी काम बना नहीं, तो जो u और v माने थे जिसको, उसमें रख दो u की वैल्यू, यहाँ पे रख दो, और v की वैल्यू कहाँ रख दो, यहाँ पे रख दो। आपने रख दिया 1/x माइनस वाई इक्वल्स 1/4। अब 1/, में अगर कोई चीज दिया हुआ है इक्वेशन के इधर, इक्वेशन के उधर, तो वो दोनों का डिनोमिनेटर भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। फिर इसका भी वही हाल है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या हुआ, बराबर हो गया। अब मैंने देखा कि दोनों का कोफिशिएंट तो एक ही जैसा है, इसका भी है इसका भी है, लेकिन देखो फर्क, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस था, तो हमने उसको जोड़ दिया, ये कट गया, 2x इक्वल टू 12 आ गया, x की वैल्यू आ गई 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर इस x की वैल्यू किसी भी इन दोनों इक्वेशन में रख दो, y की वैल्यू आ गई। मुझे उम्मीद है कि पूरा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन
एक्चुअली जिसमें k की वैल्यू, p की वैल्यू, ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कितना जल्दी और कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो मैं बता रहा हूं। अगर 1 मार्क्स का है तो आराम से एक लाइन में कर लो, 2 या 3 मार्क्स में है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, तो 2 मार्क्स में है तो थोड़ा सा सॉल्व कर दो। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि रियल और इक्वल रूट्स हुआ करता था तो वहां पे क्या निकालते, तो वहां पे डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे d, और d कैसे निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। वहां पे 3 कंडीशन हुआ करता था, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, सॉरी इक्वल टू 0, एंड थर्ड वन इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो 3 केसेस है। अब यहाँ पे रियल एंड इक्वल रूट्स है, वहां पे केस होता था b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो अब क्या निकालोगे ऐसे केसेस में, डिस्क्रिमिनेंट d वो होता था b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो अब इसका कोई जरूरत नहीं, हटा दो b स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये abc कहां से आया, तो भाई a जो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं क्योंकि आपको मैं तो बोर्ड के तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप लिखेंगे बोर्ड में। तो फटाफट इससे भी पहले आप पहले ए बी सी लिख लो, सबसे ज़्यादा इजी रहेगा। तो ए आपका कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4, बी कितना है माइनस 3k, एक्स के अलावा जितना भी उसका कोफिशिएंट है सब, फिर सी कितना है 1। तो आपको क्या करना है, सिंस लिखोगे, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो जब रूट रियल एंड इक्वल होता है तो फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 4 और c कितना है 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो तो निकल नहीं जाएगा k की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ k पूछ रहा है, तो एक इक्वेशन बन गया, वो भी 1 वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9k स्क्वायर, और माइनस 4 4 जा 16 को आप उधर ले जाइए तो प्लस 16 हो गया, कोई इशू नहीं क्योंकि माइनस है ना तो उधर ले गया। अब और लगाते चलो, यहाँ पे भी एम्प्लाइज लगाएंगे, यहाँ पे भी एम्प्लाइज, पूरे मार्क्स चाहिए बोर्ड में ना, तो जो कह रहा हूँ वो करो चुपचाप। तो यहाँ पे अब k स्क्वायर हमें केवल चाहिए, तो k स्क्वायर को इधर ही रहने दो, वो जाके कितना हो गया 16/9 हो गया। अब देखो इधर स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर बनाओ, तो क्या आप इसको सिंपल सा प्लस माइनस 4/3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं k स्क्वायर के बराबर में। अरे देखो ना, 4 का स्क्वायर करोगे तब भी 16 आएगा, माइनस 4 का स्क्वायर करोगे तब भी 6, 3 का स्क्वायर करोगे तब भी 9, माइनस 3 का स्क्वायर तब भी 9, इसलिए दोनों आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ से k की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, सो k की 2 वैल्यू मिलेगी, क्या प्लस माइनस 4/3। ठीक है बच्चों, चलो और क्वेश्चन करते हैं। तो चलो इसको अटेम्प्ट करते हैं। कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन √3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 √3 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों आपको ये पता ही होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है जिसमें हम रूट निकालते थे। ठीक है, कैसे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से या किसी भी मेथड से। एक्चुअली आप वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी निकाल सकते हो, या फिर श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा सकते हो जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, लेकिन सिंपल तरीके से निकाल लो यार मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो सिंपल से पहले क्वेश्चन लिखिए, सॉल्यूशन करते हैं। क्या होगा, √3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाहर है रूट अंदर, प्लस 11x प्लस 6 √3 इज इक्वल्स टू 0। अगर आपको ये बात याद हो कि रूट्स कैसे निकालते हैं या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे अप्लाई करते हैं, तो आपको एक बात पता होना चाहिए। पहले आप देखो कि इक्वेशन हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म जिसको कहते हैं। फिर इसका फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई थर्ड टर्म का। अगर ऐसा इक्वेशन नहीं दिया है तो आप इस फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि इधर कभी इधर उधर लिखा जा सकता है, तो आप पहले इसको लिख लेंगे। ठीक है, और पहले टर्म का और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई करके आप कहीं अलग लिख लेते हो। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म का और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई करिए, √3 और 6 √3, √3 इंटू 6 √3 कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 और 6 3 कितना हो गया 18 हो गया, कर दिया मैंने मल्टीप्लाई। ठीक, अब मिडिल वाले टर्म को ऐसे स्प्लिट करते हैं कि उसका मल्टीप्लीकेशन जो है 18 आए और जोड़ने या घटाने पे वो 11 आना चाहिए। तो ध्यान से देखो, 18 को क्या मैं 9 2 18 नहीं लिख सकता, इस 18 को अगर मैं चाहूं तो
2 या 9 या 9 या 2 दोनों को कहीं भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं होता। तो 9 2 जा 18 हो जाएगा कि नहीं, और 9 और 2 11 भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक तरफ मल्टीप्लाई भी करना है 9 2 जा 18 और एक तरफ दोनों को जोड़ना भी। समझ में आ रहा है? ठीक है। अगला एज इट इज लिखो इसको, √3x²। अब आपने इसको स्प्लिट कर दिया, इसीलिए इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नाम है, क्योंकि मिडिल टर्म को आप स्प्लिट कर रहे हो। तो किस में स्प्लिट किया? 2x में और 9x में। तो ये हो गया 2x प्लस 9x प्लस 6√3 इज इक्वल्स टू 0। एकदम सिंपल भाषा, समझ में आ रहा होगा। इन दोनों को एक साथ लो और इन दोनों को एक साथ लो, ठीक है। चलो, √3x² और 2x में क्या कॉमन है? तो भाई इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो x तो कॉमन है, तो आपने x कॉमन लिया, तो यहां से बचा √3x और यहां से बचा 2 प्लस इन दोनों में क्या देखो कॉमन है यार। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, 9 है ना, यहाँ पे आपको कॉमन लेने आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 9 और 6 में पहले तो आपको कंफर्म हो गया कि 3 कॉमन है, लेकिन उस 3 को जो 9 का 3 और 3 है, तो थोड़ा समझो। 9 है ना, 9 को आपने दो चीजों में लिखा, 3 3 जा 9। ये 3 इसके 3 से कॉमन हो गया। लेकिन अब एक जो 3, ये तो है पहले कॉमन हो गया, हटा दो। एक जो 3 बचा इसका, उसको देखो, इसमें √3 है, तो क्या मैं इस 3 को √3 इंटू √3 नहीं लिख सकता? ध्यान से देखो, मैं क्या इस 3 को √3 इंटू √3, मतलब आपको कॉमन क्या मिल जाएगा? 3√3। इसमें से भी 3√3 और इसमें से भी 3√3 कॉमन हो जाएगा। तो देखो, इन दोनों में से मैंने कॉमन किया 3√3, तो यहाँ बचा कितना? 3√3 आपने कॉमन कर लिया, तो बचा कितना? √3। तो यहाँ पे बचा √3x प्लस 3 2 जा 6, तो 3 हट ही गया, 2 बचा और √3 भी हट गया, तो मतलब यहाँ पे 2 बचा इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखो। अब क्या करते हैं, अब जो दोनों में कॉमन होता है उसको कॉमन कर लिया जाता है। तो ये बचा √3x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में बचा x प्लस 3√3 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, मतलब दोनों आपस में भी 0 के बराबर होंगे, तो 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 3√3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से √3x इज इक्वल्स टू -2 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा -2/√3। ठीक है, एक यहाँ से निकल आया, दूसरा यहाँ से निकल आएगा, x इक्वल्स टू -3√3 हो जाएगा। और बच्चों समझो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब पावर 2 है, तो 2 पावर है तो 2 वैल्यू होंगी। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि हम वैल्यू सही निकाल रहे हैं गलत निकाल रहे हैं, तो आप ऐसा एक काम कर सकते हो, इस x की वैल्यू को, इन दोनों x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो 1 by 1। अगर पुट करने के बाद LHS इसके बराबर 0 के बराबर आ जा रहा है तो सही। ये क्वेश्चन करते हैं, कह रहे फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 12x - k = 0 हैज नो रियल रूट्स। आपसे पूछ रहा है कि k के किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन की कोई रियल रूट नहीं होगी, मतलब वहां पे k में ऐसा क्या है कि रियल रूट्स ना है, इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी मतलब थर्ड कंडीशन का मतलब जिसका डिस्क्रिमिनेंट b से छोटा हो, जिसका b² - 4ac सॉरी 0 से छोटा हो, b से छोटा हो कह रहा हूँ, जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो पहले इसको कंपेयर कराओ ABC से। तो a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू कितनी है? -12 और c की वैल्यू कितनी है? -k। ठीक है, 4x² - 12x - k = 0। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -12 और c की वैल्यू -k। अब आपको पता है फॉर नो रियल रूट्स क्या होता है भाई? डिस्क्रिमिनेंट जिसका b² - 4ac जिसका 0 से कम। ठीक है, ये 0 से छोटा हो, मतलब 0 इससे बड़ा हो। चलिए, b² - 4ac मतलब -12 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -k इज नॉट इक्वल टू इज लेस देन 0। ठीक है, इसका स्क्वायर करिए, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और लगाते चलिए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 4 जा 16 k इज लेस देन 0। ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, तो इनइक्वालिटी आप जानते हो कैसे रिमूव करते हैं, जितना इधर है उतना इधर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और उधर भी इतना भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आप -144 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करिए, तो 144 -144 प्लस 16k इज लेस देन 0 - 144।
तो ये कट जाएगा, ये आपका बचेगा 16k इज लेस देन -144। तो अब देखो क्या करोगे, अब 16 यहाँ से रिमूव करना है, क्यों? क्योंकि हमें k की वैल्यू पूछ रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k। तो k को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, 16 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा 16k/16 -144/16। 16 से 16 हट गया, 16 9 जा, तो यहाँ से आपको k क्या मिल गया, k इज लेस देन -7, मतलब सॉरी -9। तो इस वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन है उसका रियल रूट नहीं होगा, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कह रहा है इफ वन रूट ऑफ एन इक्वेशन दिस इज 1/3, इस इक्वेशन का एक रूट दिया हुआ है, देन फाइंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। तो दूसरा रूट आपसे पूछ रहा है, तो दो रूट का आपको फॉर्मूला पता है कि एक सम ऑफ द रूट था, एक प्रोडक्ट ऑफ द रूट था। तो सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ करता था, -b/a, ठीक है। तो फटाफट a b c यहां से निकाल लो। a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है -10 और c की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। एक रूट आपको दिया हुआ है, मतलब अल्फा मान लो दिया हुआ या बीटा आपको दिया हुआ, चलो बीटा ही दिया हुआ या अल्फा दिया हुआ, किसी और को एक को निकाल लो और एक को b/a से माइनस कर दो, फटाफट आ जाएगा। तो मान लो अल्फा आपको निकालना है, बीटा दे रखा है 1/3 इज इक्वल्स टू -b/a, माइनस का माइनस ये 10 हो जाएगा, 10/a कितना है 3, 1/3 उधर ले जाएंगे तो अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10/3 -1/3 कितना आ जाएगा 9/3, और 9/3 कितना होता है 3। तो देखो एक नंबर का क्वेश्चन था तो ऐसा ही आएगा, ठीक है। नंबर 18 करते हैं, कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² + 8x + 2 = 0, फाइंड 1/अल्फा + 1/बीटा। तो ध्यान से देखो, आपसे पूछ रहा है क्या 1/अल्फा + 1/बीटा। यार थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका जो एलसीएम होगा वो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। एलसीएम ले रहा हूँ मैं, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्यों कर रहा हूँ बता रहा हूँ। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और ऊपर कितना बचेगा अल्फा प्लस बीटा। मतलब आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको पता हो तो आप आराम से 1/अल्फा + 1/बीटा निकाल सकते हो। तो आपको फॉर्मूला पता है सब कुछ, पहले ए बी सी निकालो। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू कितनी 2, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की आपको वैल्यू पता है, क्या होता है -b/a, -b मतलब -8/a मतलब 3, ठीक। फिर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होती है c/a, तो c कितना है 2/3, ठीक है। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दो, तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा आपने कितना निकाला है -8/3 और अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 2/3, 3 से 3 कट गया, 2 4 जा 8, -4 आ जाएगा बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है।